हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों को अपना इकोनॉमिक्स आज कंटिन्यू करना है। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है? मार्केट पढ़ना है। मार्केट, यस। तो मार्केट का मतलब तुम लोगों को पता है क्या होगा? वैसे वीडियो को चालू करने के पहले, आगे बढ़ने के पहले अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो मार्केट की वीडियो आ गई है। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। या बीच में मन करेगा तो बीच में कर देना, ठीक है? तुम लोग भूल जाते हो बेसिकली लाइक करना, इसीलिए मैं तुमको याद दिला दूं, है ना? क्या है, हमको इंगेजमेंट चाहिए। क्या चाहिए? इंगेजमेंट। देखो, मार्केट का मतलब क्या होता है, समझना है बात को। तो मीनिंग ऑफ मार्केट एक ऐसी जगह होती है। मार्केट इज नॉट स्पेसिफाइड एज एन एरिया। जैसे हम लोग अपने शहरों में बोलते हैं ना, सदर बाजार, गोल बाजार, है ना? तो हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट एक एरिया होता है जहां पर एक इंटरेस्टेड बायर और इंटरेस्टेड सेलर आपस में मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और अंडरटेक करते हैं गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। और इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या होता है? मनी होती है ना? बार्टर सिस्टम तो बंद हो गया, मनी होती है, तो दैट इज मार्केट। तो मार्केट इज अ मींस by which exchange of goods and services take place as a result of buyer and seller in being contact with each other। ठीक है। अब हम लोग मार्केट को डिफरेंट सेक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम लोगों का जो पढ़ने का मेन कोर जो होगा वो होगा हमारा परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, पर फिर भी तुम्हारे बुक में कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिया है, तो शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू बेस्ड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमको ये चीज देखने को मिल सकती है, तो हमको उसको भी डिस्कस करना है। पर हम लोग क्लास 11 की बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हमने देखा था परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन ही मेन चीज है। उसमें भी इम्परफेक्ट के अंदर हमको बहुत सारी चीजें देखनी होती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिजोपोली और डुओपोली, है ना? तो ये सब बातें। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया की बेसिस पे बात करूं तो तीन टाइप के मार्केट हो सकते हैं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। हालांकि मुझे पता है तुम लोग को नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा, पर मैं तो तुमको बताऊंगा। तो लोकल एरिया मार्केट कैसा होता है? लोकल मार्केट बहुत सिंपल है। जहां तुम्हारे लोकल एरिया में प्रोडक्शन होता है वहीं सेल होके खत्म हो जाती बात, कहीं बाहर बाहर जाने का झंझट नहीं। फॉर एग्जांपल भैया, सब्जी वाले घर में सब्जी उगाते हैं और आके बेचते हैं। सुबह 7-8 बजे बैठते हैं, 12-1 बजे तक उनकी सब्जी खत्म होती, घर चले जाते हैं। लोकल एरिया मार्केट, उनको कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सीन नहीं। लेकिन नेशनल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होती है चीजें। और ये जनरली कहा होती है, जैसे मेरा स्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ राइस प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टेट वाले एक्सपोर्ट करते हैं बाकी स्टेट्स को ये सामान। ठीक है, तो वही चीजें मध्य प्रदेश वगैरह में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नेशनल मार्केट, मतलब नेशनल लेवल पे जो मार्केट ऑपरेट करता है। ठीक है, लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, ये सब के लिए। और फिर आया इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट मतलब जब इंडिया फॉरेन कंट्री से, जब इंडिया फॉरेन कंट्री को कुछ एक्सपोर्ट करेगा, फॉरेन कंट्री से कुछ इंपोर्ट होगा, तो दैट इज इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, तो देखो, sometime a particular commodity is exchanged in the locality where it is produced, and the commodity is said to have local market. Vegetable, flower, fruit can be produced and marketed in the same area. National market, a commodity will have national market if demanded and supplied by people in different parts of the country. Commodity like wheat, sugar, cotton have a national market. International market, where commodity is sold and purchased in different country, it is said to have international market. For example, gold, silver, wheat, cotton have international market. ठीक है, चलो। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, टाइम एलिमेंट बोल रहा है वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड का मार्केट होता है। कौन सा वेरी शॉर्ट पीरियड का मार्केट होता है? बहुत छोटा सा। सब्जी वाले, सब्जी वाले कभी बैठते हैं कभी नहीं बैठते, उनका मार्केट फिक्स रहता है क्या? ठीक है, हाँ, सब्जी वाले भैया आते तो रोज हैं। आप कैसे बात कर रहे हो? हमारे घर में तो रोज आते हैं, सब्जी ले लो, ऐसे चिल्लाते। आपकी कई सारी वीडियो में हम लोग सुने, सब्जी ले लो ऐसे करके चिल्लाती, बाहर तो आती तो रोज है। हाँ, वो रोज आती है, पर वो कभी नहीं आएगी तो चलेगा। हाँ, तो क्या वो पहली बात। दूसरी बात, उनका जो मार्केट रहता है वो सुबह के 4-5 घंटे का स्पैम का मार्केट होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मतलब सीजनल, सीजनल मार्केट, लाइक 3 महीने का जो मार्केट लगता है, गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स का लगता है, सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स का लगता है। तो 3-3 महीने के शॉर्ट पीरियड के आइटम मार्केट लगते हैं ना, वो शॉर्ट पीरियड हुआ। और लॉन्ग पीरियड मतलब गोइंग कंसर्न, मतलब कंपनियां गोइंग कंसर्न जो कभी सोचे भी नहीं है बंद करने का। ठीक है, जो कभी सोचे भी नहीं है कि नहीं मार्केट हम बंद करेंगे, तो दैट इज लॉन्ग पीरियड मार्केट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जिन लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन अमंग द सेलर और प्रोड्यूसर। फाइनली जो हम लोगों का मेन टॉपिक है वो है परफेक्ट कंपटीशन और इनपरफेक्ट कंपटीशन। इसी को हमको देखो डेप्थ में पढ़ना है। तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक कैसा मार्केट होता है जहां भर भर के बायर और सेलर होते हैं, भर भर के, जिन लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। किसमें? होमोजीनियस। भैया होमोजीनियस मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मतलब होता है सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट को होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड नो वन इज एबल टू बाय हिज ओन। और सिंपल सी बात है, कोई एक बंदा मार्केट के अंदर का प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। कोई एक बंदा प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। समझ में ही बात? ठीक है, ऑल हैव एक्सेस टू द फुल एंड इमीडिएट नॉलेज ऑफ द प्राइस और एट विच द ट्रेडिंग इज करेंटली टेकिंग प्लेस। तो सिंपल सी बात है, उन लोग अपने खुद का, उन लोगों का प्राइस में कोई कंट्रोल नहीं होता है। जो इंडस्ट्री का प्राइस चल रहा होता है, जो इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज डिमांड और सप्लाई का टकराया हुआ प्राइस चल रहा होता है, उसी प्राइस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है।
उसी प्राइस को उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहलाते हैं। ठीक है, देखो एक डेफिनेशन यहाँ दी हुई है, एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। द मोर नियरली परफेक्ट मार्केट इज द स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू बी पेड फॉर द सेम थिंग इन ऑल पार्ट ऑफ मार्केट। तो सिंपल सी बात है, जितना मार्केट परफेक्टली नियर होगा, जितना ज्यादा परफेक्टली मार्केट होगा, उतना ज्यादा तुम्हारी जो प्राइस रहेगी वो सेम रहेगी जो कि पूरी इंडस्ट्री में चल रही है। ठीक है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट मार्केट हमको देखना है। तो पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एक्सिट होती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं, और जितने ज्यादा सेलर्स उतने ज्यादा बायर्स भी होते हैं। ठीक है, तो देखो there will be a large number of seller and buyer for a goods this market. It means that the output of a buyer or a seller is a small part of the total output. A single producer, single seller cannot change the price by section. वही बोल रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आउटपुट, बहुत लार्ज मात्रा में बायर्स और सेलर है, तो किसी एक बंदे का इन्फ्लुएंस मार्केट में नहीं है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, किसी भी एक बंदे का इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता मार्केट में, क्योंकि ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, none of them is large enough to influence the price, therefore a seller takes the price decided by market, the producer is a price taker। तो सिंपल सी बात है, ये एक एमसीक्यू का पार्ट बना कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर इज अ प्राइस टेकर। अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर इज अ प्राइस टेकर। ठीक है, अब देखो homogeneous commodity product in the market are similar in all aspect. A consumer get the same good whenever he purchase, as a result there will be one price for all the market। सिंपल सी बात है, यहाँ पर कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो जहां से चाहे वहां से ले सकता है और हर जगह उसको सेम प्राइस ही मिलने वाला। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब जब चाहे जो चाहे एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए यहाँ एंटर कर सकता है, वापस जा सकता है, आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, so any firm can enter into a production as per desire, finally it can leave the production at any time। this help new firm to enter into business when conditions are favorable, as long as firm earns normal profit, each usually stay in competition, but when the firm end with losses। बोल रहा है कि जब तक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, मतलब तुम सिंपल शब्दों में समझो, तो जब तक फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, जब तक फर्म प्रॉफिट अर्न करती है, तब तक वो इस मार्केट में रहती है। जैसे उसको ऐसा लगता है नहीं यार अब बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं, जैसे शुरू में 5 10 15 लोग थे, तो उन लोग प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, पर फिर उसके बाद सब लोग देखे अरे यार ये मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, चलो इस मार्केट में प्रॉफिट लेंगे, तो सब धड़ 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 पूरा 10 20 50 100 इतने सारे फर्म्स आ गए प्रोडक्शन करने के लिए। अब क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट 100 लोग में बढ़ गया, पहले 15 लोग में बढ़ रहा था, क्योंकि कंज्यूमर्स उतने ही आएंगे, पर यहाँ प्रोड्यूसर्स बढ़ गए तो प्रॉफिट भी बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो अब उसको लॉस होने लगा, तो वो छोड़ के कहीं और चले जाएगा, फिर बाद में फिर प्रॉफिट होगा, फिर वापस आ जाएगा, तो ये साइकिल चलते रहती है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह से निकाल के दूसरे जगह लगाओ, एक जगह से निकाल के दूसरे, तो यहाँ पर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, तो देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल मूव फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर इजीली, दिस कैन आल्सो बी यूजफुल ऑफ फ्री ऑफ free entry and exit forms factors like land labor capital move to production activity where they get higher income। तो सिंपल सी बात है, जहां पर इनकम ज्यादा हो रही होगी, जहां पर उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, वहां पर वो अपने लैंड लेबर कैपिटल को इंस्टॉल कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसका मतलब ये नहीं है, बच्चे समझते होंगे कि भैया यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती, नहीं, इसका मतलब ये है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हम लोग, यहाँ लिख लो, ठीक है, नॉट कंसिडर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, तो हम कंसिडर नहीं करते ट्रांसपोर्टेशन को, समझे, क्यों नहीं करते भैया, सिंपल सी बात है, देखो अब यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है, सबके प्रोडक्ट सेम, सबकी प्राइस सेम, सबका पर यूनिट कॉस्ट सेम, जब व्हेन एवरीथिंग इज सेम, तो मैं अगर अपने शहर से यहाँ से 50,000 किलोमीटर दूर कर रहा हूँ सप्लाई, और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसिडर किया, तो मेरा तो पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसी प्रोडक्ट का पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगा, और वही मैं लोकल मार्केट में भी बेच रहा हूँ यहाँ आजू बाजू में। ठीक है, तो उसमें मेरे को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट निकालूंगा गोडाउन से बेच दूंगा। ठीक है, तो वही चीज, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसीडर किया, तो सेम प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा दिखेगा कहीं और कहीं और कम दिखेगा, तो कम ज्यादा वेरिएशन दिखने लगे, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कंसीडर नहीं करता। Under perfect market, transportation cost should not be added in the price. If transportation costs are added, the goods are available at the fewer price at the near area. They are available at higher price at the distant market. Existence of two price for the same thing in the different market is against for perfect market, so transportation cost should not be added। ठीक है, तो इसलिए परफेक्ट कंपटीशन, तुम लोगों को पता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एजम्पशन। क्या एजम्पशन ले लूंगा तो फिर फायदा ही क्या है, फायदा ही क्या है एजम्पशन लेने का। आईफोन इंडिया में क्यों महंगा मिलता है, फॉरेन से आता है, ड्यूटी लगती है बहुत ज्यादा, और तुमको पता है ऐसा प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग चल नहीं रहा है, पक्का से कि अगले साल से आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लगेगा, और इस साल से हो भी रहा है। आईफोन 11 आईफोन 12 अगले साल से मैन्युफैक्चर होने लगेगा मिड ऑफ द ईयर से, तो उसके बाद आईफोन का रेट बहुत गिरने वाला है इंडिया में, बहुत मतलब 5-10 हजार।
5-10 हजार से आईफोन का रेट गिरेगा, बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन होगी तो ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी ज्यादा। समझ में ही बात। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो लोग रैशनल कंज्यूमर है और उनको परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द मार्केट, परफेक्ट नॉलेज है अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बायर्स एंड सेलर इन द मार्केट विल हैव क्लियर नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस सो दैट देयर will be one price throughout the market because of the perfect knowledge sales and purchase of the commodity take place at one price। ठीक है, तो परफेक्ट नॉलेज के कारण ही इतनी ज्यादा क्या बोलते हैं वो बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी रहती है प्राइस वगैरह में। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बहुत सिंपल है, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में टकराते हैं। ये डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, यहाँ पर ये लोग टकराए, ये देखो ये प्राइस फिक्स हो गया, 3 रुपए प्राइस फिक्स हो गया, 30 रुपए क्वांटिटी। जब 30 रुपए क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी तो 30 रुपए प्राइस फिक्स हो, तो यहाँ पर वही कहानी लिखी है, तुम लोग पढ़ सकते हो। ये देखो शेड्यूल, ये रहा तुम्हारा प्राइस, ये वाला। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू, जब डिमांड और सप्लाई कर्व इक्वल होते हैं और टकराते हैं आपस में तो प्राइस डिटरमाइन होता है कहाँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। समझ में आ गई बात, इसको तुम लोग पढ़ लेना, ये कहानी जो लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा। अब देखो नेक्स्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन, सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन और एग्जिस्ट भी करता है। इसके अंदर जितने भी मार्केट है ना वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जहां तुम लोग डुओपोली कम ही दिखेगा, पर मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक तीनों दिखेंगे। मोनोपोली मार्केट क्या होता है, पहले मैं शॉर्ट शॉर्ट में समझाऊंगा, फिर हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे आगे। मोनोपोली मार्केट क्या होता है भैया, इंडियन रेलवेज क्या तो गवर्नमेंट कंपनी है। अरे गवर्नमेंट कंपनी छोड़ो, मैं ये बता रहा हूँ कि मोनोपोली है कि नहीं ये बताओ। मोनोपोली मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर। क्या होता है, सिंगल सेलर। क्या इंडिया में रेलवे सिंगल है, यस। क्या इंडियन रेलवे अकेला है, यस। क्या इंडियन रेलवे तुमसे 100 के जगह 200 रुपए लेगा तो भी तुम ट्रेवल करोगे, यस। क्या, क्यों क्यों ट्रेवल करोगे भैया, अकेला है ना, जाना तो पड़ेगा, है ना। मेरा एग्जाम है, मैं इस शहर में हूँ, मैं पुणे में हूँ, मेरे को बॉम्बे जाना है, किस में जाऊँ, ट्रेन में जाऊँ, फ्लाइट में अफोर्ड नहीं कर सकता, गाड़ी मेरे पास है नहीं, पैदल में जा नहीं सकता, साइकिल में जाऊंगा तो फिर कल पहुंचूंगा, पेपर आज है, किस में जाऊँ, ट्रेन। 100 की जगह 500 लूंगा, जाएगा, हाँ जाऊंगा भैया। क्यों, मोनोपोली, सिंगल सेलर इन द मार्केट। कौन होता है, मोनोपोली। डुओपोली कौन होता है, दो सेलर इन द मार्केट। इन लोग भी मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं, जब एक उसके किसी भी एक प्रोडक्ट के दो सेलर होते हैं बस मार्केट में, एक और दो, बस, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता, तो ये दोनों मिलके भी मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम डुओपोली बोलते हैं। ओलिगोपोली है, सेलर्स है मार्केट में पर कम है, 5 या 10 ही है, 10 अराउंड है सेलर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं। ये 10 लोग भी आपस में मिलके अंदर ही अंदर ना, क्योंकि देखो मोनोपोली बनाना इलीगल है, ये भी बता दूं, मोनोपोली बनाना इलीगल है। ठीक है, तो इन लोग 10 लोग अंदर ही अंदर मीटिंग कर लेते हैं, फिक्सिंग कर लेते हैं प्राइस का, कि इस एरिया में मैं बेचूंगा, इस एरिया में मैं बेचूंगा, मैं इतने प्राइस में बेचूंगा, मैं इतने प्राइस में बेचूंगा, सब फिक्सिंग हो जाती है। और इन लोग ओलिगोपोली मतलब 5-10 होने के बावजूद मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए लास्ट लास्ट में ओली 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 लगा, है ना। ओली ओली लगने का रीजन वही है लास्ट लास्ट में। तो ओलिगोपोली मतलब वही 10 अराउंड 5-10 सेलर होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं अप्रोक्सीमेट डेटा बोल रहा हूँ। और इन लोग जब मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं प्राइस फिक्सेशन के द्वारा, तो दैट इज ओलिगोपोली। और फाइनली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैं तुम लोगों को टूथपेस्ट का एग्जांपल देता हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे प्रोडक्ट तो वही रहेगा, पेस्ट, प्रोडक्ट वही है पेस्ट, पर डब्बे में कलर भर देंगे, लाल पीला नाला हरा हरा नीला, डब्बे का कलर चेंज कर देंगे, बाहर से डब्बे को अच्छा दिखा देंगे, खोखा बना देंगे और सुंदर। ब्रश ब्रश फ्री में दे देंगे, या बड़े वाले के साथ छोटा वाला फ्री, बड़े वाले के साथ छोटा वाला फ्री, या फिर एकदम मस्त ऐड दिखाएंगे कि पास आओ, क्लोजअप लगाओ और गर्लफ्रेंड बनाओ, क्लोजअप लगाओ बॉयफ्रेंड बनाओ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, क्लोजअप। क्लोजअप क्या कर रहा है, यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है। कोलगेट मम्मी पापा को अट्रैक्ट कर रहा है, दांत को डुबाते एसिड में, ऐसे ठोक के देखते हैं, है ना, कोलगेट वाले दांत को नहीं टूटता है, तो मम्मी पापा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे, मम्मी पापा को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, भैया बच्चों का दांत स्ट्रांग होगा, दांत में कीड़ा नहीं होगा। टूथपेस्ट में लौंग है, अरे दादा दादी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। टूथपेस्ट में लौंग है, आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, डाबर लाल दंत मंजन। ठीक है, मेरे को इन लोगों से कोई भी वो नहीं मिला है ना, तो सोचो कि भैया आप क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो सोचो सारे के सारे टूथपेस्ट मेरे पास क्यों प्रमोशन करेंगे, है ना। तो डाबर लाल दंत मंजन किसको अट्रैक्ट करता है, बुजुर्गों को। पतंजलि किसको अट्रैक्ट, दादा दादी को अट्रैक्ट करता है। तो वही चीज, इन लोग पेस्ट तो सब पेस्ट रहे हैं, सब सुबह ब्रश में लगा के घस के हम लोग कर देंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है लोगों के, क्या बोलते हैं लोग, डिफरेंस कैसे दिखा रहे हैं उन लोगों की पैकेजिंग, लोगों की लेबलिंग में, कलर वलर चेंज करके, को थोड़े बहुत फीचर अलग करके, बेच वही रहे पेस्ट पर फीचर अलग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तगड़ा कंपटीशन। बहुत बड़ा रोल है यहाँ एडवर्टीजमेंट का, मोनोपोलिस्टिक के अंदर बहुत बड़ा रोल है किसका, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में तुमको समझाया, अब हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले है मोनोपोली मार्केट।
तो देखो, द वर्ड मोनोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड मोनो एंड पोली। मोनो मीन सिंगल एंड पोली मीन सेलर, ठीक है, मोनो मीन सिंगल और पोली मीन सेलर। Where there is an only one seller and one producer or one firm, it is said to monopoly market. The single seller supply the commodity to the entire market. The product supplied by the monopolist is not have any close substitute. ठीक है, जैसे रेलवे का कोई सब्सटीट्यूट क्लोज नहीं है, क्लोज सब्सटीट्यूट है ना। There are some many restrictions for the other producer to enter into the market. As a result, monopoly has no competition in the market. और यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होती है किसी भी सेलर के एंटर करने की। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी दूसरा रेलवे को, रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। और भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन रहती है, लाइक बहुत लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट हुआ तो अपने आप रेस्ट्रिक्शन लग गई, कौन करोड़ों अरबों रुपए लगाएगा, है ना। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के कारण भी कई बार मोनोपोली बन जाती है, तो वो भी एक बात है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या है। सबसे बड़ी बात, सिंगल फॉर्म होता है जो कि पूरे मार्केट को गुड सप्लाई करता है। दूसरा, कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता उसके गुड का, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट उसके गुड का नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बैरियर टू एंट्री रहता है। New firms cannot enter in the production due to certain restrictions like huge investment, में तुम लोगों को बताया ना, कैपिटल बहुत ज्यादा लग रहा हो। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, पेटेंट राइट नहीं है उनके पास, ठीक है। पेटेंट राइट मतलब देखो, मान लो जैसे अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन जैसे रशिया दावा कर रहा है बन गई है, तो अगर रशिया बना लिया होगा रेशन सबसे पहले उसको रजिस्टर कराएगा, पेटेंट राइट लेगा उसका। और आने वाले 1-2 साल तक जब तक कोरोना वायरस चलते रहेगा, 2 साल तक ना चले, ठीक है, पर जब तक भी चलते रहेगा तब तक रशिया उसको मोनोपोलिस्टिक तरीके से बेचेगा, जितना चाहे उतना प्राइस लगा के बेचेगा, ठीक है। तो वो उसको पेटेंट राइट मिल गया, ठीक है। फर्म एंड इंडस्ट्रीज आर सेम एज देयर इज वन मोनोपोली, द फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। मैं तुम लोग को फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस पहले बता चुका हूँ, आई थिंक दूसरे लेक्चर में बताया था, तो यहाँ फिर से बताता हूँ। ये होती है तुम्हारी इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर होती है छोटी छोटी फर्म्स, कंपनियां, लाइक अंबुजा, मामी डबल बुल, और वो क्या है अल्ट्राटेक, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारी जो कंपनियां होती है ना, ये कंपनियां क्या कहलाती है, फर्म्स। ये क्या कहलाती है, फर्म्स। तो एक इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर छोटे छोटे कंपनियां होती है, उनको फर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्म इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज जो फर्म है वही इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री वही फर्म है, क्योंकि एक ही बंदा है। नेक्स्ट, प्राइस मेकर। तो अच्छा एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या करती थी, प्राइस टेकर होती थी, प्राइस लेती थी। इन लोग कौन है, प्राइस मेकर है, इन लोग खुद ही प्राइस बनाते हैं, प्राइस मेकर हैं। in this market the producer can be determine the price of the commodity, so the producer in the market is said to be price maker. Nature of AR और MR कर्व क्या होता है, AR means average revenue, MR means marginal revenue। तो देखो, the average revenue curve and marginal revenue curve both are sloped downward from left to right, because when a seller wants to sell the more of the output he must reduce the price when the price is decrease, both AR and MR declining। सिंपल सी बात है, जब उसको ज्यादा बेचने की इच्छा है, जब उसको ज्यादा बेचने की इच्छा है तो वो प्राइस को रिड्यूस करेगा। भैया रेलवे के एग्जांपल देके बताओ, रेलवे एकदम से अनाउंस किया कि मैं तीरथ को सस्ता कर दे रहा हूं, मैं जो तीरथ की टिकट है, तीर्थ स्थल जाते हैं ना, पापा दादा दादी लोग जाते होंगे, तुम लोग तो जाते नहीं होंगे, है ना। तीरथ स्थल जो जगह है जाने की, जहां मेजर तीरथ स्थल है, श्री माता वैष्णो देवी है, और भी बहुत सारा क्या बोलते हैं तिरुपति बालाजी है, और भी बड़े बड़े जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है, ठीक है। तो वहां की जो टिकट्स का रेट है 50% ऑफ, 50% ऑफ। तो ये क्या किए, अट्रैक्ट किए। आपको क्या लगता है, अब लोग जाएंगे, भर भर के जाएंगे। कैसे जाएंगे, भर भर के। पहली बात तो लोग 100% भी होता तो भी जाते हैं, फुल टिकट में भी जाते हैं। अब तो भैया आधी टिकट में जाने मिल रहा है, तो 50% में भर भर के लोग जाएंगे। जिन लोगों का प्लान नहीं था उन लोग भी प्लान बना के जाएंगे। तो ये क्या किया, प्राइस को रिड्यूस किया, कस्टमर को अट्रैक्ट करने की। मोनोपोली को क्या जरूरत है प्राइस रिड्यूस करने की, वो तो करता है ना, क्योंकि एक मोनोपोली एट अ टाइम या तो सिर्फ क्वांटिटी कंट्रोल कर सकता है या तो सिर्फ प्राइस कंट्रोल कर सकता है, वो दोनों एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। ये भी फैक्टर है, वो दोनों चीज एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। The monopolies can change the different prices from different customer for the same thing and the service. The price is not uniform. सिंपल सी बात है, एक ट्रेन होती है, उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, जनरल, स्लीपर, इतनी वो होती है। फर्स्ट एसी का टिकट 8,000 रुपए, सेकंड एसी का टिकट 5,000 रुपए, थर्ड एसी का टिकट 3,000 रुपए, स्लीपर का टिकट 1,000 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, और जनरल का टिकट 100, 150, 200 रुपए, ठीक है। तो एक ही टिकट, एक ही ट्रेन, सॉरी, एक ही जगह जाएगी, उसी स्टेशन पे रुकेगी जहां फर्स्ट एसी वाले भी उतरेंगे, जहां पर स्लीपर वाले भी उतरेंगे, सबसे प्राइस अलग अलग, क्योंकि उसको पता है जो फर्स्ट एसी में बैठ रहे हैं लोग करोड़पति, सेकंड एसी वाले अपर मिडिल क्लास, थर्ड एसी वाले मिडिल क्लास, स्लीपर वाले लोअर मिडिल क्लास, और जनरल बोगी में बैठने वाले लोअर सेगमेंट के लोग होंगे। तो ट्रेन वही,
रास्ता वही, स्टेशन वही, सब कुछ वही, लेकिन यहाँ पर लोगों से अलग अलग चार्ज किया गया और उनको अलग अलग सर्विस दी गई, समझे? तो वो चीज है। मैक्सिमम प्रॉफिट, द मेन एम ऑफ द मोनोपोली इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। पर यहाँ पर मैं रेलवे का एग्जांपल नहीं ले सकता क्योंकि रेलवे सर्विस सेक्टर है और कई साल साल तक वो लॉस में भी चलता है। नेक्स्ट देखो, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। तो यहाँ देखो, इन मोनोपोली मार्केट देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर, ही कैन कंट्रोल ईदर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। देखो, अंडरलाइन कर दो, ईदर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, but he can't control both at the same time. He can increase the price by decreasing the output. He can sell more by sold by decreasing the price. Maximization of profit is the sole objective of monopolies. This can be shown from the following diagram. तो वही चीज बोल रहा है, या तो उसको ज्यादा बेचना है तो प्राइस कम करेगा, है ना, और या तो उसको कम बेचना है तो कम कम सप्लाई करेगा तो प्राइस उसको ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तुमको डायग्राम दिया हुआ है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर इसी डायग्राम को ना स्टेप बाय स्टेप बना के साफ सुथरा बनाते हैं, अच्छा दिखेगा तो मजा आएगा करने में काम। हो जाता हो रहा है, ऐसे नहीं, अपन वैसे बनाते हैं, कार्ड, नॉर्मल पेन। ये देखो, अब समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले तुमको पता है एवरेज रेवेन्यू कर्व वैसे जाती है और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व वैसे जाती है, पता है ना, ए आर एम आर, ठीक है। रेवेन्यू में हम लोग पढ़े ए आर और एम आर ऐसे जाती है। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखो जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है वही आउटपुट हम सेल करते हैं। जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है वही आउटपुट हम लोग सेल करते हैं, वही तक हम लोग सेल। देखो मैं जानबूझ के यहाँ पर टकरवाता हूँ इसको, मार्जिनल कॉस्ट यहां पर टकराया, ये देखो ये वाली यूनिट बिकने वाली है, ये वाली यूनिट बिकने वाली है, और इसको ऐसे सीधा ले जाओ, यहां से ऐसे, ये देखो ये वाला आउटपुट होने वाला है मेरा, ठीक है, ये वाला आउटपुट मेरा होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखना। अब मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर से क्या जाती है, एवरेज कॉस्ट कर्व, तुमको पता है ना मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को काटते हुए निकलता है, तो देखो एवरेज कॉस्ट कर्व में निकालता हूं यहां से, एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू ये रहा, ये बैक से कर, ये रहा एवरेज रेवेन्यू और ये रहा एवरेज कॉस्ट। अब देखो एवरेज कॉस्ट कहां टकरा रहा है, ये देखो यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचू, तो ये डायग्राम ना ऐसे बना है, मतलब स्टेप्स इस डायग्राम को बनाने का ये है। अब तुम मतलब समझो, ये देखो जो मैं आउटपुट यहाँ सेल कर रहा हूँ, ये आउटपुट दिख रहा है तुमको, ये वाली लाइन, ये क्यू, ये जो आउटपुट मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो एवरेज रेवेन्यू जो है इसको लेबलिंग किया है क्यू ई एस, और ये वाले को आर किया है, और कहा आर, ठीक है। तो ये वाला जो आउटपुट है देखो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज कॉस्ट कर्व है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये इस रीजन में जो मोनोपोली है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। ये रीजन क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट शो कर रहा है उस मोनोपोली का, समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट जो है वो कम है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट ज्यादा है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट होता है ना एवरेज, है ना, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट जो मेरा इनकम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू खर्चा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, समझ में आई बात। ये देखो यहाँ हम लोग कुछ पढ़ भी सकते हैं, ये देखो यहाँ पर ये ना तुमको इक्वेशन फॉर्म में दिया, पक्का तुम इसमें कंफ्यूज हो गए, मैं तुमको प्यार से समझा रहा हूँ, देखना। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या होता है मेरा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, मतलब रेवेन्यू मतलब इनकम, कॉस्ट मतलब खर्चा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू में कैसे निकालूंगा इसको, क्यू कर लो, क्यू फॉर क्वीन कर लो इसको, क्यू इंटू एवरेज रेवेन्यू निकालूंगा तो टोटल रेवेन्यू आएगा, और क्यू इंटू एवरेज कॉस्ट निकालूंगा तो टोटल कॉस्ट आएगा।
ठीक है, अब देखो क्यू क्या है, ओएम है, ओएम क्या है, क्यू है, और एआर क्या है, एवरेज रेवेन्यू, ये रहा एवरेज रेवेन्यू, ये देखो ये रहा ओपी, ओपी क्या है, एवरेज रेवेन्यू, यहां से ऊपर तक गया है ना, एवरेज रेवेन्यू यहां पर टकरा रहा है, ये देखो, तो ये एवरेज रेवेन्यू है। क्यू क्या है, ओएम, और एवरेज कॉस्ट क्या है, ओएस है, ओएस, ये देखो यहां पर एसी टकरा रहा है ना, एसी, तो ये क्या है, ओएस है। ठीक है, ध्यान से समझना, ओएस, ओएस से इंटू करूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओपी क्यू एम, ओ पी क्यू और एम बन जाएगा, ओपी क्यू एम बन जाएगा इन टोटल मिला के, ये वाला स्क्वायर। जबकि ये क्या बन जाएगा, ओ एस आर एम बन जाएगा, ओ एस आर एम, रुको मिटा के दिखा रहा हूं, आर कहां है, आर तुम लोग को दिख ही नहीं, ये देखो ओ एस आर एम बन जाएगा ये। अब देखो मैं इस पूरे डब्बे को, ये बड़े वाले डब्बे को ये छोटे वाले डब्बे से माइनस करूं तो क्या बचेगा भैया, ये शेडेड रीजन बचेगा, ये वाला। तो वही शेडेड रीजन क्या है मेरा, पी क्यू आर एस, और पी क्यू आर एस क्या है मेरा, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। वही चीज मैं तुमको यहाँ पर समझाया हूँ, ये इक्वेशन मैं तुम लोगों को सिर्फ समझाया हूँ, ये इक्वेशन तुम लोगों को इतना ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो नॉर्मली भी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर चैम्बरलिन। इट इज अ मार्केट विथ मेनी सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट आर डिफरेंट इन सर्टेन रिस्पेक्ट। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, देखिए। ठीक है, द फीचर ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन आर कंबाइंड इन दिस मार्केट हेंस इट इज कॉल्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एग्जांपल कॉस्मेटिक और सोप्स, ये देखो कॉस्मेटिक और सोप्स, बताओ सब साबुन है, मैं कोई भी साबुन दूं, नहाने के लिए यूज होगा, हाथ धोने के लिए यूज होगा, यस, तो साबुन सारे पर सब अलग अलग है कुछ एस्पेक्ट में, है ना, तभी मैं बोलता हूं मैं लाइफ बॉय लूंगा, नहीं मैं डेटॉल लूंगा, नहीं तो मैं तो फियामा डिविल से नहाऊंगा, ऐसा। तो लोग क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि समय कुछ एस्पेक्ट में चीजें डिफरेंट है। ठीक है, प्लस कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, बताने की जरूरत। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, मतलब ज्यादा प्रोड्यूसर होते हैं यहाँ पर। कमोडिटी प्रोड्यूस बाय कंसिडरेबल प्रोड्यूसर सिंस देयर आर मोर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड नो वन कंट्रोल द आउटपुट इन द मार्केट, कंपटीशन विल बी हाई अमंग द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता प्राइस को मार्केट में, और क्या बोलते हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर जो है वो पूरा पूरा मतलब एकदम हाई कंपटीशन क्रिएट करके रखते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है यहाँ पर, तो देखो commodity of each producer will be different from that of other. The difference may be due to material use, color design, smell, packaging, trademark, etc. किसी भी तरीके से वो different हो सकता है. Because of this, each product will have specific identification in the market. ठीक है. Entry or exit. Firms are allowed to enter into production and leave the market when the profits are high and the new firms join. In the case of losses, वो लोग चले जाते हैं. ठीक है. Selling cost, an important feature. देखो advertisement cost बोला था ना. An important feature of this market is every firm make expenditure to sell more output. Advertisement through newspaper, journal, electronic media, sales representative, exhibition, free sample help to promote the sales. Lot of expenditure is made on these items under this market. ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, इसलिए एडवर्टीजमेंट। इम्परफेक्ट नॉलेज, बायर विल हैव, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बायर के पास इम्परफेक्ट नॉलेज होगा। क्यों भैया, हम लोगों को तो पता है लाइफ बॉय साबुन कैसा है, हम लोगों को तो पता है डेटॉल साबुन कैसा है, तुम लोगों को दिखा रहे तुमको वो पता है, तुम लोगों को जो एडवर्टीजमेंट में दिखा रहे तुमको वो पता है, मतलब तुमको मिसगाइड किया जाता है। एक बात बताओ, रेडबुल गिव्स यू विंग्स, ठीक है, रेडबुल पीने से तुमको पंख लगे, मैं तो कोशिश किया पीने का, मेरे को तो बस इतना लगा कि नहीं यार 100 रुपए मेरा बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद, ऐसा लगा मेरे को। तो एक बात बताओ, क्या तुमको मिसगाइड किया जाता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, क्या तुम्हारे पास इम्परफेक्ट नॉलेज होती, क्या तुमको प्रोडक्ट का सही ज्ञान नहीं दिया जाता एडवर्टीजमेंट के थ्रू? यस, ठीक है, बस तुम्हारे रोल मॉडल्स को खड़ा कर दिया जाता है प्रोडक्ट दिला के, तुम लोग बोलते हो अरे तो मेरा रोल मॉडल है, मैं खरीदूंगा ये प्रोडक्ट, और तुम खरीद लेते हो, तो तुमको मिसगाइड किया जाता है यहाँ, तो इम्परफेक्ट नॉलेज है तुम्हारी। ठीक है, समटाइम प्रोडक्ट में भी सेम but consumer think that a particular good is superior than due to the advertisement and other device consumer purchase the commodity। समझे तुम लोग, प्रोडक्ट सेम होगा पर फिर भी तुम मिसगाइड होने के कारण कुछ ना कुछ समझ के दूसरा खरीद लोगे। प्राइस डिसीजन, ईच फर्म प्रोड्यूस अ कमोडिटी विद अ स्मॉल डिफरेंस ड्यू टू that a firm will decide the price for its good, the demand curve for a firm will downward sloping and more elastic। ठीक है, तो यहाँ पर सब अपना अपना खुद खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ये लोग खुद ही अपना प्राइस डिसाइड कर लेते हैं जो इनको चार्ज करना रहता है, कम ज्यादा सेट कर लेते हैं। duopoly क्या होता है, when there are two seller or two producer or two firms it is said to duopoly, it is also one of the form of oligopoly। तो इसीलिए हम लोग इसको oligopoly के अंदर ही डिस्कस करेंगे। देखो the word oligopoly is derived from two Greek word oligo and polyon। oligo means a few और polyons means seller। ठीक है, तो देखो where there are a few firms or a few producer or few seller it is said to be a oligopoly market। ये पहले भी बताया था। एग्जांपल देखो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और गैस इंडस्ट्री, हमको पता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग उंगलियों में गिन सकते हैं सिर्फ इतने ही मैन्युफैक्चर, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया,
ठीक है, स्कॉडा हो गया, ठीक है, अभी नेक्सा है, अभी रिसेंटली मारुति सुजुकी हो गया, तो हम लोग गिन सकते हैं। दीज आर ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली लोग क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि बहुत फ्यू फर्म्स है, ठीक है। A market with a small number of producer is called oligopoly. The product may be homogeneous or there may be difference. Since producer are a each firm produce a large portion of the output. It is a market with a competition among the few. This market exists in automobile, electricity और cigarette etc. ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन लोग का बीच में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि फर्म्स बहुत कम होती है और आउटपुट की जो स्केल होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में स्केल होती है। तो फीचर देखो, लेस नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं यहाँ पर। दूसरा इंटरडिपेंडेंस है, मतलब एक की प्राइस कम होगी दूसरे की प्राइस में इफेक्ट उसका पड़ता है। In the oligopoly market, decision of every producer attract the other. There is a due to less number of producer, a change in decision of one producer makes the other producer to change their decision. सिंपल सी बात है, मान लो यहाँ 4 फर्म है, एक फर्म अपना प्राइस गिरा दी, प्राइस लेस कर दी, बाकी सारी फर्म भी अपना प्राइस लेस कर देगी ऑटोमेटिक, प्राइस लेस, प्राइस लेस, प्राइस लेस। और इसी सिचुएशन मान लो ये अपना प्राइस बढ़ा दी, प्राइस इंक्रीज हो गई, तो इन लोग अपना प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया प्राइस इंक्रीज? सिंपल सी बात है, ये अपना प्राइस इंक्रीज किया, इसका आउटपुट कम हो जाएगा, इसकी सेल्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, इन तीनों की बढ़ जाएगी, इसके जो कंज्यूमर्स थे वो इन तीनों के पास चले जाएंगे। सिंपल। तो भाई इन लोग जब प्राइस गिराएगा ये तो उसको फॉलो करेंगे, पर जब प्राइस बढ़ाएगा तो फॉलो नहीं करेंगे। समझ में ही बात? प्राइस गिराएगा तो फॉलो करेंगे, प्राइस बढ़ाएगा तो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट, समटाइम कमोडिटी आर प्रोड्यूस्ड विद स्मॉल डिफरेंस देन ईच firm make a huge expenditure. Advertisement is the oligopoly that we can say the highest expenditure on selling cost. तो oligopoly एक ऐसा मार्केट होता है जहां हाईएस्ट एक्सपेंडिचर होता है सेलिंग कॉस्ट में। 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। अनसर्टिनिटी, इट विल बी डिफिकल्ट टू गेस व्हाट काइंड ऑफ डिमांड कर्व विल देयर फॉर अ फर्म। Every time where a firm produce changes decision, other producer will also change the decision. Therefore, it is not possible to expand. तो सिंपल सी बात है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ओलिगोपोली मार्केट का जो वो है कर्व है वो अनडिटरमाइंड है, मतलब आज तक कोई पता नहीं कर पाया। क्यों नहीं पता कर पाया? क्योंकि बार बार डिसीजन चेंज होता रहता है, दूसरे को देख के अपना डिसीजन हम चेंज करते रहते हैं, तो भाई बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी की वजह से नहीं डिटरमाइन होगा। और रिजिड प्राइस, इन द मार्केट फर्म विल नॉट चेंज द प्राइस, दे फॉलो अ रिजिड प्राइस। द फर्म कैन नॉट इंक्रीज बिकॉज अदर फर्म विल रेज देयर प्राइस। द फर्म इंक्रीज द प्राइस विल पुट टू लॉस। इफ वन फर्म रिड्यूसेस प्राइस, देयर अदर विल आल्सो डू द सेम। देखो यहाँ पर वही लिखा है कि एक फर्म अगर प्राइस बढ़ाएगी दूसरे उसको फॉलो नहीं करेंगे, पर अगर दूसरी फर्म प्राइस गिराएगी तो बाकी उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। देयरफॉर ऑल द फर्म्स विल फॉलो अ प्राइस विदाउट मेकिंग एनी चेंज, इट इज इन इट, हेंस इट इज कॉल्ड रिजिड प्राइस। इसको इनको क्या बोला जाता है? रिजिड प्राइस बोला जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमको देखना है, इक्विलिब्रियम द फर्म अंडर परफेक्ट मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, वहां पर होता है। तो भैया दो जगह इक्विलिब्रियम होता है, 1 और 2। मैंने बोला नहीं। क्यों नहीं? ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों है भैया ये वाला? क्यों नहीं है? आप हमको रीजन दो, हम नहीं जानते। तो देखो यहां पर ना तुम देखोगे मार्जिनल कॉस्ट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते। तो एक बात बताओ, फर्म उस पॉइंट में इक्विलिब्रियम में रुकेगी कॉस्ट जहां उसको दिख रहा है कि नहीं अभी तो मेरा और कम हो सकता है, अभी तो मेरा कॉस्ट और कम हो सकता है, तो मैं अभी करूँ ना, मैं अभी से क्यों इक्विलिब्रियम में आऊं? मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा कॉस्ट अभी भी और कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम। लेकिन जब कॉस्ट बढ़ने लगेगा तब फर्म बोलेगी कि हाँ अब जो नेक्स्ट मेरा इक्विलिब्रियम आएगा मैं वहां रोक दूंगी, अब जो मेरा नेक्स्ट इक्विलिब्रियम आएगा वहां पर मैं रोक दूंगी। क्यों? क्योंकि अब कॉस्ट बढ़ना चालू हो गया। ये देखो, तो इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट को माना जाता है। यहाँ पर इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि कॉस्ट स्टिल रिड्यूसिंग, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देखो हमको करना है। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम, लॉन्ग पीरियड। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर जो तुम लोग को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाया ना, वो तुम लोग पढ़ लेना, सेम चीज है। बस ये 2 कंडीशन याद रखना, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काट के निकलेगी, नीचे से काट के निकलेगी, तभी क्या आएगा? इक्विलिब्रियम। ये नीचे से काट के निकल रही है ना, तो इसीलिए उसी टाइम क्या हुआ? इक्विलिब्रियम आया। समझ में है? तो देखो शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम और लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम देखना है। तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, शॉर्ट पीरियड में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में तुमको सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब भैया नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जहां तुम्हारा जितना खर्चा हुआ 100 रुपए खर्चा हुआ, 100 रुपए इनकम हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। 100 रुपए खर्चा 100 रुपए इनकम। पहले तो मैं तुम लोग को मतलब बता दूं, एब नॉर्मल प्रॉफिट जब 120 रुपए का इनकम है, 100 रुपए का खर्चा है, नॉर्मल प्रॉफिट 100 रुपए का इनकम 100 रुपए का खर्चा, एब नॉर्मल लॉस रुपए की इनकम, सॉरी 180 रुपए की इनकम, 100 रुपए का खर्चा,
एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो ये होता है, तो ये तुम समझो कि शॉर्ट रन में तुमको ये दोनों हो सकते हैं और लॉन्ग रन में सिर्फ यही हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट हम देखें, तो देखो व्हेन द फर्म इज इन द शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम समटाइम्स इट कैन गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट, दिस कैन बी शोन बाय द अबव डायग्राम। तो देखो सिंपल सी बात है, ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, ये देखो यहाँ पर तुमको दिख रही है, दिख रही है, ये कौन सी कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर्व है। अब मार्जिनल कॉस्ट कहां से काटते हुए निकलेगा भैया, नीचे से काटते हुए निकलेगा, हाँ। तो ये देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से कट करते हुए निकला, ये क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या डिटरमाइन होगा, आउटपुट डिटरमाइन होगा। अब देखो, अब तुमको जानबूझ के ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें तुम एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से काट के निकालोगे, ये देखो नीचे से काट के निकालोगे जानबूझ, क्यों, क्योंकि तुमको दिखाना है कि मेरे को एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है और दिस इज द रीजन, ग्रे रीजन जो दिख रहा है तुमको, येलो रीजन, ये तुम्हारा क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। बाई चांस तुमको यहीं पर एबनॉर्मल लॉस दिखाना होता, तो देखो सेम डायग्राम बनाता हूं, कॉस्ट, आउटपुट डिटरमाइन हो गया, ठीक है, ये मेरा आउटपुट डिटरमाइन हो गया। अब देखो एवरेज कॉस्ट कर्व, अब देखो यहां पर से अगर मैं इस लाइन को ऊपर लेके जाऊं, तो ये देखो एवरेज कॉस्ट कर्व यहां पर टकरा रहा है, ये देखो ऊपर टकरा रहा है, ऊपर, ये मेरा एम आर इज इक्वल टू ए आर है, एम आर इज इक्वल टू ए। तो देखो एवरेज रेवेन्यू नीचे हो गया, एवरेज कॉस्ट ऊपर हो गया, जबकि यहां पर एवरेज रेवेन्यू ऊपर था, एवरेज कॉस्ट नीचे था, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा के तुम लोग को साफ साफ दिखाता हूं, ये देखो एवरेज कॉस्ट नीचे है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर है, यहां पर एवरेज रेवेन्यू नीचे हो गया, एवरेज कॉस्ट ऊपर हो गया, एवरेज कॉस्ट कर्व के कारण। तो ये क्या हो गया मेरा, ये वाला रीजन क्या हो गया, दिखने में दोनों सेम है, ये वाला रीजन मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये वाला रीजन क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया, ये वाला रीजन क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गई बात, कोई भी डाउट होगा ना इसमें, ग्राफ आप में कोई भी डाउट होगा मेरे से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में तत्काल पूछ लेना, ताकि मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर लूं, अगले वीडियो में, ताकि मैं ग्राफ एक्सप्लेन कर लूं, किसी ग्राफ में अगर डाउट आया होगा तो, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास नहीं चल रही, मेरे को समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को क्या। ये देखो लॉस का डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ये देखो एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर से निकाला है, समझ में आ गई बात, को पता नहीं था लॉस का डायग्राम भी दिया। और लॉन्ग पीरियड में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, तो सिंपल सी बात है, ये देखो लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, ये देखो मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन वाला नीचे से काटते हुए निकला, और लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट रहेगा वो देखो इक्वली यहां पर काटते हुए निकला, इक्वली मतलब जहां पर वो आउटपुट वहीं पर, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, इसको गलत दिया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो, ठीक है। तो ये देखो यहां पर एग्जैक्ट वहीं से काट के गया, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बन जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन बन जाए। तो समझ में आ गई बात। अब क्या है, नेक्स्ट प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली है, तो एक काम करते हैं, ये टॉपिक हम नेक्स्ट में करेंगे, ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर प्रेशर भी बढ़ गया है, अच्छा अच्छा टॉपिक्स है। तो तुमको क्या करना है, तुमको जितनी भी डायग्राम्स की मैंने रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ाई उसको रीड मारना है, समझने की, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने की कोशिश करनी। वीडियो को तुम 10 बार देखो, तुमको कौन मना किया 10 बार देखने की, 10 बार देखो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे से डाउट वगैरह पूछ देना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।